जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज सेल चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं। बायोलॉजी का सेल चैप्टर है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सेल सेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो आप सेल देख रहे हैं ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कहाँ का शब्द है? लैटिन भाषा का है। ठीक है, जिसका वहाँ में अर्थ होता है वहाँ का लिटिल रूम। ठीक ना, इस सेल का अर्थ होता है लैटिन भाषा में लिटिल रूम। ठीक है, लिटिल रूम कहने का मतलब है छोटा कमरा। कैसा कमरा? छोटा कमरा। ठीक है, तो सेल का ये वास्तविक मीनिंग है। अगर हम सेल की बात करें तो यह एक शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, मतलब पूरा शरीर का निर्माण ही कोशिका से हुआ। संरचनात्मक है और क्रियात्मक इकाई, मतलब कहने का ये मतलब है कि सारा क्रिया कौन सी के लेवल पे होता है? कोशिका के लेवल पे होता है। तो इसीलिए हम कोशिका को, सेल का मतलब समझ के छोटा कमरा। ठीक है, इसका लैटिन भाषा में मतलब होता है। अब इस सेल के बारे में समझेंगे। तो सेल कहने का मतलब कि ये एक सेल कैसा है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, तो ये सेल का अर्थ हुआ कि ये संरचनात्मक है, पूरा कोशिका का ही बना हुआ है पूरा शरीर, और क्रियात्मक इकाई है, मतलब कोशिका के लेवल पर ही सारा काम होता है। अगर हम इसका तुलना करें तो इसका तुलना ईंट से कर सकते हैं। क्या चीज़ से कर सकते हैं? ईंट से कर सकते हैं कि जैसे ईंट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? दीवार बनता है। ठीक, पूरा दीवार को जोड़ते हैं तो एक कमरा बनता है। ठीक है, फिर कमरा सबको जोड़ते हैं तो एक बड़ा बिल्डिंग बनता है। इसी तरीक़ा से हम कोशिका वगैरह को अगर जोड़े कोशिका को, तो कोशिका से क्या बन जाता है? उत्तक बन जाता है। उत्तक, फिर उत्तक से क्या बनता है? उत्तक से मिलेगा तो अंग बनेगा, फिर बहुत सारा अंग मिलेगा तो अंग तंत्र बनेगा, फिर अंग तंत्र सब मिलेगा तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा। तो इस तरीक़ा से कोशिका का समूह मिला, उत्तक बना, उत्तक का समूह मिला, अंग बना, अंगों का समूह अंग तंत्र, और फिर शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी तरीक़ा से उसमें भी होता है कि एक छोटा छोटा ईंटा मिल करके एक रूम बना, फिर छोटा छोटा ईंटा मिल करके एक दीवार बना, फिर दीवार वगैरह मिल करके एक कमरा का निर्माण हो गया। ठीक है, फिर कई कमरा मिल करके एक घर का निर्माण हो गया, और कई घर मिल करके एक बड़ा सा बिल्डिंग का निर्माण हो गया, भवन का निर्माण हो गया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसका निर्माण ईंट से कर सकते हैं। ईंट से क्या चीज़? तो फिर दीवार हो गया, फिर दीवार से क्या चीज़? तो दीवार से एक कमरा तैयार हो गया इससे, फिर कई कमरा मिल करके एक घर जैसा बन जाता है, और कई घर मिल करके एक बड़ा सा बिल्डिंग बन जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम बोल सकते हैं। तो इसका तुलना हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं कोशिका। अब बात करें, अगर हम कोशिका की खोज की बात करें कि इसका खोज जो किसने किया था, कोशिका का खोज, तो इसका खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट किए थे। रॉबर्ट हुक, ठीक ना, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट किए थे। ठीक ना, इन्होंने क्या काम किया? रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट एक कॉर्क होता है, वो कॉर्क को स्लाइड पे देखा। ठीक ना, और ये अपने से सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, माइक्रोस्कोप कहाँ से बनाए थे? खुद से। ठीक ना, माइक्रोस्कोप खुद से बना करके, ठीक है, क्या देखे थे? कोशिका देखे थे सबसे पहला बार 1665 ईस्वी में। तो इन्होंने ही कोशिका का खोज किया। लेकिन कैसा कोशिका देखे थे? तो मृत कोशिका देखे थे। ठीक है, तो मृत कोशिका का खोज बोलिए, या कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। और देखा कैसे? तो खुद से माइक्रोस्कोप से देखा, और माइक्रोस्कोप खुद से बनाए थे। ठीक ना, और इन्होंने देखा तो कोई ना कोई चीज़ का कोशिका देखा होगा, जैसे हम लोग के शरीर में भी कोशिका है, जानवर में कोशिका है, तो कोई ना कोई चीज़ का कोशिका देखा होगा। तो इन्होंने कोशिका जो देखा वो किसका देखा? कॉर्क का देखा। ठीक ना, कॉर्क का देखा। और कॉर्क क्या है? कॉर्क है एक तरह का पदार्थ है जो पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। ठीक ना, कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ के छाल से। ठीक ना, पेड़ के छाल से प्राप्त होता है, एक तरह का पदार्थ है। ठीक है, तो उस कॉर्क से देखा इन्होंने और मृत कोशिका का खोज किया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आए भागे भागे, और उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। और इनका ईस्वी जो था 1674 ईस्वी। ठीक है, 1764 ईस्वी। और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने
तालाब का जो पानी होता है, तालाब का जल होता है, ठीक ना, उसमें जो कोशिका था उसको देखा, और वो कोशिका था, वो जीवित कोशिका था। तो क्वेश्चन आएगा कि अगर जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो वो लुएन हॉक ने किया, ठीक ना, लुएन हॉक ने किया जीवित कोशिका का खोज, ठीक ना। लेकिन जीवित कोशिका को देखा कहाँ पर वाला देखा, तो जल में से देखा। कहाँ पर देखा, जल में, ठीक ना, ठीक ना, तालाब के जल में, तालाब, ठीक है। तो वहाँ से इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया, लुएन हॉक साहब ने। आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि इनके नाम में रॉबर्ट हुक है, यानी हुक से ऐसे ऐसे निकाल रहे तो बस कोशिका मर गया। एक बार आए हॉक दिए, लुएन हॉक, हॉक है तो क्या हो गया, वो जिंदा हो गया। तो जीवित कोशिका हो गया लुएन हॉक, और रॉबर्ट हुक हो गया मृत कोशिका का खोज, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम बात अगर करें तो जीवों में कोशिका की संख्या होती है, हर जीव में अलग अलग कोशिका की संख्या होती है। जितना बड़ा जीव उतना ज़्यादा कोशिका, ठीक ना। जैसे हम लोग अपने में बात करें तो हम लोगों में भी कोशिका होगा, ठीक ना, माना जाता है लगभग 10⁴ कोशिका है, ठीक ना, एक नॉर्मल शरीर में। तो सब में कौन चीज़ होता है कि सब में कोशिका का बना होगा, और जो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसमें कोशिका होगा। जैसे अगर हाथी और आदमी की तुलना करें, ठीक ना, तो हाथी में ज़्यादा कोशिका पाया जाएगा। हाथी जो है ज़्यादा वजन का है, ज़्यादा बड़ा जीव है, और आदमी उसके कंपैरिजन में छोटा है, तो हाथी में ज़्यादा कोशिका होगा और इसमें कम कोशिका होगा, ठीक है। तो कोशिका की संख्या की बात करें तो कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर भी जीव दो प्रकार के, कोशिका की संख्या के आधार पर अगर बांटे तो इसके आधार पर भी जीव दो प्रकार के। एक को हम बोलते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। और एक को बोलते हैं बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है, इंग्लिश में मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये दो तरह के जीव होंगे, ठीक है, जो एक कोशिका का बना होगा और वही कोशिका से उसमें सारा काम होगा, ठीक ना। एक ही कोशिका से क्या होगा, सारा काम होगा। वो एक कोशिका, हम शुरू में ही बताए थे कि क्रियात्मक इकाई, एक ही कोशिका से सारा क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कोशिका का जीव है, ठीक है, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। जब अब एक कोशिकीय जीव का अगर एग्जाम्पल हम दें तो कई होता है एक कोशिकीय जीव में, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, एक कोशिकीय में अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनस होता है, क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, और भी ईटी से कर लीजिए, बैक्टीरिया लिख लीजिए, बैक्टीरिया, ठीक है, ईटी से। तो ये सब जो है यूनिसेलुलर है, एक कोशिका का बना होता है। जबकि हम मल्टी सेलुलर में बात करें, बहुकोशिकीय में, तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं प्लांट आप ले सकते हैं। बहुकोशिकीय में फंजाई आप ले सकते हैं एग्जांपल, एनिमल्स, ठीक है। तो ये सब जो आते हैं वो मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। तो आप ये सब चीज़ भी देख सकते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर दो तरह के कोशिका होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के एग्जाम्पल है और ये बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल है। जो भी होगा एक कोशिकीय में वो एक ही कोशिका के लेवल पर सारा चीज़ होगा, ठीक है। बहुकोशिकीय में सब कोशिका अपना मिल बांट करके काम करते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका की संख्या के आधार पर पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं कोशिका का सिद्धांत, ठीक है। बोर्ड को इरेज करते हैं और जानते हैं कोशिका के सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत की बात अगर करें, कोशिका सिद्धांत,
इंग्लिश में सेल थ्योरी बोलते हैं, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी, एक साइंटिस्ट थे स्लाइडेन नाम का। ठीक है, पूरा नाम एम स्लाइडेन है। ठीक है, स्लाइडेन ही आप लोग केवल याद रखिए, स्लाइडेन। और इस साइंटिस्ट जो थे 1838 ईस्वी में आए थे। और एक साइंटिस्ट थे स्वान नाम का, इनका पूरा नाम था टी स्वान। ठीक ना, दो साइंटिस्ट थे, एक स्लाइडेन थे और एक स्वान थे। ठीक ना, और ये आए थे 1839 में, 1839 में। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया था 1838 और 1839 में। ठीक है, 1838 में एक साइंटिस्ट दिए और एक 1839 में। इन्होंने क्या कहा कि जो भी पौधा है और जंतु है ये कोशिका का बना हुआ है। यही बात बोले कि ये जो पौधा और जंतु है सभी पौधे जंतु क्या चीज़ के बने हुए हैं? कोशिका के बने हैं, कोशिका के बने हैं। ठीक है, सिर्फ इतना बात इन्होंने बताया और इसी को बोला गया कोशिका सिद्धांत। ठीक ना, कोशिका सिद्धांत बोला गया। लेकिन इन्होंने एक बात नहीं बताया। ठीक ना, इस सिद्धांत में एक बात इन्होंने नहीं बताया कि नया कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक ना, नए कोशिका का निर्माण किस तरीक़ा से होता है, इनका व्याख्या इन्होंने नहीं किया। ठीक ना, आप नोट दे करके लिख सकते हैं कि नए कोशिका का निर्माण किस तरीक़ा से होता है, उनका व्याख्या इन्होंने नहीं किया इस सिद्धांत में। तो एक तीसरा साइंटिस्ट भी आ गए, कुछ लेट से आ गए, और ये इस साइंटिस्ट का नाम था रुडोल्फ विरकोव। ठीक ना, रुडोल्फ विरकोव। ठीक ना, इन्होंने आ गया 1855 ईस्वी में, 1855 में। ठीक ना, रुडोल्फ विरकोव नाम का साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या नहीं बताया कि जो नए कोशिका का निर्माण होता है इस सिद्धांत में, ये नहीं बताया कि उनका रचना किस प्रकार से होता है नए कोशिका का। और एक साइंटिस्ट आ गए रुडोल्फ विरकोव 1855 में। इन्होंने क्या बता दिया, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इस सिद्धांत को गलती नहीं कहा, इस सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया। और इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में कि नए कोशिका कैसे बनते हैं, तो पहले वाले कोशिका से ही नए कोशिका बनते हैं और कोशिका का विभाजन होता है। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक ना, और नए कोशिका का निर्माण पहले वाले कोशिका से ही होती। तो इन्होंने इस बात को बता दिया कोशिका से होती। ठीक है, तो ये बात उन्होंने, ये रुडोल्फ विरकोव जो थे, स्लाइडेन और स्वान का जो सिद्धांत था इनको आगे बढ़ाया। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान का ही नाम लेंगे कि रुडोल्फ विरकोव इसको सिर्फ आगे बढ़ाया। वास्तव में यही दिए थे सिद्धांत। ठीक ना, एक चीज़ ऐसा है जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता, आप लिख सकते हैं नोट में। ठीक ना, विषाणु जो होता है, वायरस होता है, विषाणु, इसको इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। ठीक है, वायरस, आप लोग ज़्यादातर वायरस नाम ही सुने होंगे, विषाणु बहुत कम लोग बोलता है। ठीक ना, तो वायरस जो होता है इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। विषाणु जो है इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब हम जानते हैं कोशिका के संरचना के बारे में कि कोशिका का संरचना किस तरीक़ा से है, बोर्ड को इरेज करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ है, कोशिका का आकार कैसा होता है। तो कोशिका का आकार जो होता है ना, कई तरह के कोशिका का आकार होता है, गोलाकार भी होता है, ठीक है, बेलनाकार भी होता है, कई आकार के होते हैं कोशिका के। ठीक है, तो हम लोग कोशिका की संरचना पढ़ लेते हैं। कोशिका गोलाकार भी होता है, तो हम एक गोल कोशिका बनाते हैं और उसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरीक़ा से इसकी रचना होती है, और उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में लाएंगे। ठीक है, कोशिकांग अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हम ये जान लेते हैं, मान लीजिए कि ये क्या हो गया, एक कोशिका हो गया। ठीक है, कोशिका हो गया, गोल के बना दिया। कोशिका के एकदम बीचों बीच में पाया जाता है केंद्रक। कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक पाया जाता है। हालांकि इधर उधर हो सकता है, लेकिन बीच में ही आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, और ये केंद्रक और ये कोशिका, ठीक है, इस दोनों के बीच में एक द्रव पाया जाता है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है,
और इसी कोशिका द्रव में कोई कुछ कुछ अंग तैरते रहते हैं, उसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में बारी बारी से जानते हैं। इसको देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो ये तीन चीज़ें दिखाई दी। ठीक है, कोशिका द्रव, कोशिका का इसका केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई गई। लेकिन जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे और जूम किए तो इस केंद्रक के अंदर भी कई चीज़ दिखे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस कोशिका द्रव में भी कई चीज़ तैरता हुआ दिखा, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिका की संरचना की अगर बात कर लेते हैं तो ये सबसे पहला परत जो सबसे ऊपर में पाया जाता है, ये इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट कोशिका झिल्ली। ठीक ना, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे बाहरी वातावरण से कोशिका को क्या करता है? अलग करता है। ठीक ना, ये पौधा में भी पाए जाएंगे और जंतु में भी पाए जाएंगे, दोनों में कोशिका। और कोशिका झिल्ली क्या काम करता है कि कोशिका, ये कोशिका और इसको बाहरी वातावरण, इधर बाहरी वातावरण हो तो बाहरी वातावरण से इस कोशिका को अलग करने का काम कौन करेगा? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का काम कौन सी हो गया? बाहरी वातावरण से अलग रखता है। पहला बात हो गया कि बाहरी वातावरण से अलग रखता है। दूसरी बात करें कि कोशिका झिल्ली कैसा होता है? तो लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है कोशिका झिल्ली। ठीक ना, और यह कार्बनिक यौगिक का बना होता है। इसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। क्या क्या चीज़ होता है? क्या चीज़ का बना होता है? ठीक ना, तो लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड और प्रोटीन से होती है। प्रोटीन, ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन से कोशिका झिल्ली का निर्माण होती है और ये कोशिका झिल्ली लचीला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाएंगे। कोशिका झिल्ली प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये हो गई कोशिका झिल्ली का बात। अब अगर जान ले कि अगर कोशिका झिल्ली है तो इसका कुछ ना कुछ काम होगा। इस कोशिका में कोशिका झिल्ली का कुछ तो कुछ काम होगा। तो पहला काम की अगर बात करें, कोशिका झिल्ली का कार्य की बात करें, वर्क की बात करें, इसका वर्क की बात, तो इसका काम जो हो गया, काम कि इसको सहायता करने का काम करता है, इसको एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम करता है। कोशिका झिल्ली जो है अगर यही नहीं रहेगा तो इसका निश्चित आकार नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिका को आकार बनाने में सहायता कौन देता है? ये कोशिका झिल्ली कोशिका का आकार बनाने में सहायता करता है, आकार बनाए रखता है। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया कि कोशिका का बनाए रखता है, आकार बनाए रखता है, इसमें सहायता करता है। ठीक ना, कोशिका की यांत्रिक सहायता भी करती है। ठीक है दोस्त, कोशिका को यांत्रिक सहायता कौन करती है? यही देती है। ठीक ना, मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता यही देती है, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, यांत्रिक सहायता कौन देता है? कोशिका झिल्ली, यांत्रिक सहायता। कोशिका झिल्ली में एक छोटे छोटे पोर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा पोर्स पाए जाते हैं। उसके जरिए कुछ ना कुछ चीज़ अंदर चले जाते हैं जो इसके काम का होता है, और जो इसके काम का नहीं होता है वो बाहर ही रुक जाता है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन कहेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे, क्योंकि सेमी मतलब होता है आधा। कुछ चीज़ों को ही, आधा चीज़ों को अंदर जाने देता है, आधा को नहीं, मतलब कुछ चीज़ को अंदर जाने देता है, कुछ जो इसके लिए सही हो। तो इसीलिए हम तीसरा इसको क्या बोलते हैं? इसको अर्ध पारागम्य बोलते हैं। अर्ध पारागम्य। ठीक है, अर्ध पारागम्य बोलते हैं। इंग्लिश में सेमी परमिएबल बोलते हैं। ठीक है, अर्ध पारागम्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने देता है, कुछ ही चीज़ों को बाहर आने देता है। ठीक है, अब कुछ ही चीज़ों को, इसका मतलब कुछ चीज़ों को जाने देता है और कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता है। इसका मतलब चयन करके भेज रहा है, सिलेक्ट करके भेज रहा है कि तुम आ जाओ हमारे लिए अच्छा है, और तुम नहीं आओ मेरे लिए ठीक नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? कुछ चीज़ों को आने दे रहा है, कुछ चीज़ों को जाने दे रहा है, इसलिए अर्ध पारागम्य बोलते हैं। और चूंकि चयन भी कर रहा है, मतलब कि किसको आना है और किसको नहीं आना है, इसलिए इसका दूसरा नाम चयनात्मक पारागम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
इसको चयनात्मक पारागम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है। चयनात्मक पारागम्य झिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसका लचीला गुण होता है, आप देख लिए कि इसका गुण कैसा होता है, लचीला गुण होता है, ठीक है। लचीला गुण होता है, इसी के कारण इसका जीव जो होता है, कुछ जीव वातावरण से क्या, जो एक कोशिकीय जीव है, समझिए कि एक अपने आप में क्या है, जीव है, तो इसके लचीले गुण के कारण, ठीक ना, कोई भी चीज़ भोजन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है कुछ जीव। जैसे अगर हम अमीबा को ही देखें तो अमीबा ये है, इसका ये कोशिका झिल्ली, तो इसका ये कोशिका झिल्ली क्या होता है, लचीला होता है। इस लचीला गुण के कारण ही अगर यहाँ पर भोजन रहता है तो उसको यह क्या कर जाता है, कवर कर जाता है, ठीक है। तो लचीला गुण के कारण ही बाहरी कुछ जीव जो है भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होता है। तो इसके लचीला गुण के कारण कई जीव जो होता है भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, जैसे अमीबा, ठीक ना। तो लचीला गुण के कारण कुछ जीव बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं, बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अमीबा, ठीक है, एग्जाम्पल में अमीबा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये हो गई कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब हम बोर्ड को इरेज करते हैं और जानते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। तो आप लोग कोशिका झिल्ली के बारे में समझ गए, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब हम लोग समझते हैं कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है, कोशिका भित्ति, ठीक है दोस्त। इंग्लिश में सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या होता है कि आप लोग देख लिए कि ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका बीच में होता है केंद्रक, ठीक है। इसमें जो द्रव रहते हैं दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। अब होता कौन चीज़ है कि इसके ऊपर से भी एक जंतु कोशिका में ना, जंतु और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन इसके ऊपर से कोशिका भित्ति होता है, एक और झिल्ली होता है, ठीक है, एक और झिल्ली होता है इसके ऊपर से, उसको झिल्ली नहीं कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये उससे थोड़ा कड़ा होता है, वो मुलायम होता है और ये कड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली के ऊपर से रहता है कोशिका भित्ति रहता है। और कोशिका भित्ति जो होता है ये दोनों में रहते हैं, ठीक है। वो हम पढ़े थे कि वनली कुंची में नहीं, सॉरी, ये वनली कुंची में रहते हैं, प्लांट में रहते हैं, वो दोनों में रहते हैं। तो हम सेल वाल ये कहाँ पे रहते हैं, दो वनली प्लांट में। कहाँ पे पाया जाएगा, वनली प्लांट में, पौधा में, ठीक है। वनली कहाँ होते हैं, पौधा में होते हैं। तो सेल वाल की अगर बात करें, ठीक है, तो ये वनली पौधा में होता है। वो हम देखते हैं मुलायम था, लचीला था, ये मजबूत होता है। ये कैसा होता है, मजबूत होता है। और ये अजीवित होता है, कैसा होता है, मजबूत होता है, मजबूत अजीवित होता है, जीवित नहीं रहता है, अजीवित। और लचीला भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, अजीवित, लचीला और मजबूत, ठीक है। तो आप देख लिए कि कोशिका भित्ति तनका मजबूत होता है, कड़ा रहता है, ठीक है, दृढ़ रहता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझ गए। वो हम देखे थे कि लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ था। कोशिका भित्ति जो होता है बना होता है सेलुलोज का। क्या चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है। आप उसको देख लिए थे, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट है, एक तरह का, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज कैसा कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जटिल है, तो ये क्या काम करेगा, पौधा में करापन लाएगा। वनली पादप में पाया जाता है, पौधा में, ठीक है, पौधा में भी पाया जाता है, और भी कई चीज़ में पाया जाता है, वो कवक हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया वगैरह, वो सब में भी पाया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें तो ये क्या काम करता है, संरचनात्मक जो होता है वो एकदम दृढ़ता लाता है, कॉम्प्लेक्सिटी लाता है। ये क्या रहेगा, कड़ा रहेगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वनली पौधा में भी आप नहीं कहेंगे कि पौधा में ही पाया जाता है, और भी कई चीज़ में पाया जाता है, लेकिन प्रायः हम लोग वनली जानते हैं कि पौधा में ही पाया जाता है। तो क्या क्या चीज़ में पाया जाता है, पौधा हो गया, कवक हो गया,
ठीक है। कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया जिसको जीवाणु बोलते हैं हिंदी में, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। और एल्गी हो गया, शैवाल हिंदी में क्या, एल्गी, शैवाल हो गया। तो ये सब चीज़ में पाया जाता है। पूछे कहाँ नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो आप तो जान गए कि कहाँ नहीं पाया जाता है। तो वो जंतु में नहीं पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। जंतु को हिंदी में, इंग्लिश में एनिमल्स बोलते हैं। तो जंतु में नहीं पाया जाता है। और कहाँ नहीं, शायद फंजाई में, हाँ नहीं, फंजाई में तो पाया जाता है। जंतु में प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ये जो है कोशिका भित्ति जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कौन सी का बना हो, सेलुलोज। पौधा का जो कोशिका भित्ति होगा वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक ना। कवक का कोशिका भित्ति दूसरा चीज़ का होगा, बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति दूसरा चीज़ का होगा, ठीक ना। तो इसका भी कई प्रकार होता है कि सबका भित्ति अलग अलग। पौधा का कोशिका भित्ति कौन सी का बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आई होगी थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो काम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वर्क क्या है, ठीक है। काम, इसका वर्क क्या। तो काम तो पहला चीज़ यही देखें कि अगर ये करा है तो दृढ़ता लाएगा पौधा में, क्या लाएगा, दृढ़ता लाएगा, ठीक है। बाहरी वातावरण से इसको सूखने से भी बचाएगा, कोशिका को क्या करने से बचाएगा, सूखने से बचाएगा, ठीक है। कोशिका में क्या लाएगा, कड़ापन लाएगा, ठीक है। ये थोड़ा क्या होगा, दृढ़ होगा, ठीक है, मजबूत होगा, ठीक है। जब काम ऐसी डायरेक्ट समझते हैं, लिखना जरूर नहीं है। कोशिका के अंदर जब बहुत दाब बढ़ जाएगा, कोशिका के अंदर जब बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाएगा तो कोशिका को सूखने से भी कोशिका को फटने से कौन बचाएगा, तो कोशिका भित्ति बचाएगी, ठीक है। कोशिका के अंदर जब ज़्यादा दाब बढ़ जाएगा तो कोशिका को फटने से कोशिका भित्ति उसको रक्षा करती है, ठीक है। तो ये इसके काम हो गए कोशिका भित्ति के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। कोशिका भित्ति समझ में आ गई, कोशिका झिल्ली समझ में आ गई। अब चलते हैं केंद्रक में, ठीक है। केंद्रक पढ़ लेंगे, उसके बाद कोशिका द्रव पढ़ेंगे और इसमें कई चीज़ तैरते रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज केंद्रक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरा में चलते हैं, बॉडी रेट करके केंद्रक। कोशिका भित्ति आप लोग समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं केंद्रक के बारे में, केंद्रक, ठीक है। तीसरा बात क्या है, केंद्रक। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, देखिए ये है केंद्रक, सबसे बीच में पाया जाता है। और केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है। अगर इसकी खोज की चर्चा करें तो खोज कोई ना कोई किया होगा। तो खोज इसका किया था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन इसकी खोज की थी 1831 में, 1831 में इसका खोज हो गया था, ठीक ना। कोशिका सिद्धांत से पहले, क्योंकि 3839 के आसपास की घटना थी। और ये 1831 में केंद्रक का खोज हो गया। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। केंद्रक के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो केंद्रक को अगर हम जूम करें, ये है केंद्रक। तो केंद्रक के बाहर में झिल्ली पाई जाती है और दोहरी झिल्ली होती है, दूगो झिल्ली। क्या गो झिल्ली होती है, दूगो, दोहरी झिल्ली, ठीक है। तो केंद्रक के बाहर में, ठीक है, अगर हम केंद्रक झिल्ली पर है, ठीक है, तीसरा का पहला टाइप पर है कि कौन सा, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली जो इसकी होती है वो दोहरी झिल्ली होती है। कितना रहता है, दोहरी झिल्ली, ठीक है दोस्तों। केंद्रक की झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है। अगर हम बात करें कि बना होता है क्या चीज़ का है, तो फैट्स और प्रोटीन का बना होता है, ठीक ना। बनावट क्या चीज़ की होती है, बनावट केंद्रक झिल्ली के, तो फैट्स प्लस प्रोटीन्स का, फैट्स प्लस प्रोटीन्स का, ठीक है दोस्तों। तो केंद्रक झिल्ली फैट्स और प्रोटीन्स के बने होता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली के बारे में और कुछ जानकारी नहीं है, झिल्ली दोहरी झिल्ली होती है इसके ऊपर में। अब बात करते हैं केंद्रक द्रव की। अगर हम बात करें इस केंद्रक के अंदर जाए तो केंद्रक, कैसे ही कोशिका के अंदर कोशिका द्रव है, उसी तरीक़ा से केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होता है। क्या होता है, केंद्रक द्रव। तो अगर हम केंद्रक द्रव की बात करें, केंद्रक द्रव, ठीक ना, द्रव, तो केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म,
ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक द्रव की अगर चर्चा करें, तो केंद्रक द्रव की अगर हम चर्चा करें तो केंद्रक के अंदर का जो गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है, जैसे इसमें जो था कोशिका के अंदर तो कोशिका द्रव बोले, उसी तरीक़ा से केंद्रक के अंदर का जो गाढ़ा पदार्थ है उसको हम लोग केंद्रक द्रव के नाम से जानेंगे। और यह केंद्रक द्रव जो होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। और कैसा पदार्थ होता है? गाढ़ा पदार्थ होता है। उसके अंदर का कैसा पदार्थ? गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है। तो केंद्रक द्रव के बारे में हम जाने कि गाढ़ा पदार्थ होता है और इसी के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ होता है? इसी के अंदर, ठीक है ना, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्रोमोजोम के बारे में जान लेंगे क्या होता है। तो इसी के अंदर गुणसूत्र पाए जाएंगे। और ये बना क्या चीज़ होता है? तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ का बना होता है। तो ये प्रोटीन, फॉस्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, ठीक ना। प्रोटीन, फॉस्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, ठीक है। इसलिए कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो इतना चीज़ आप केंद्रक द्रव के बारे में जानें, ठीक है। अब आगे जानते हैं केंद्रिका के बारे में, समझते हैं कि केंद्रिका क्या चीज़ होता है बोर्ड को इरेज करने के बाद, ठीक है। केंद्रिका समझते हैं कि इसके अंदर भी और चीज़ पाए जाते हैं, इसके अंदर भी, ठीक है। जैसे इसके अंदर पाया गया तो केंद्रक पाया गया। अब केंद्रक के अंदर भी एगो केंद्र पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका, ठीक है। क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रिका के बारे में आप लोग समझ लें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं, इससे कई सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आप अगर बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़े रहेंगे तो आसानी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो हम समझते हैं केंद्रिका के बारे में, ठीक है बच्चों। केंद्रिका क्या होता है? केंद्रिका, ठीक है। इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। तो आप केंद्रिका के बारे में समझे कि केंद्रिका कौन चीज़ होता है कि केंद्रक के अंदर का एक छोटा सा इस तरीक़ा से डॉट डॉट रहता है, ठीक ना। यानी केंद्रक का भी आप केंद्रक कह लीजिए, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोई जीव में कई गो केंद्रिका होगा? तो 4 गो होगा। कितना केंद्रिका की संख्या? ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना, 1 हो सकती है कम से कम, 1, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कोई यूकैरियोटिक में 4 भी होते हैं, ठीक है। और ये एक गोलाकार संरचना होगा। केंद्रिका कैसन होगा? गोलाकार संरचना होगा, ठीक है। और यह जो होता है RNA का संश्लेषण करता है, ठीक है। क्या चीज़ का संश्लेषण करता है? RNA का। तो RNA का संश्लेषण करने का काम जो है, RNA का संश्लेषण, इसका काम यही हो गया कि RNA का संश्लेषण करता है, ठीक है। अगर बात करें कि अब अंदर में केंद्रिका आ गया, ठीक है, केंद्रिका केंद्रक के अंदर में, तो कोई कहेगा कि क्या अब इसका भी झिल्ली होता है? जैसे हम देखें कि कोशिका का भी झिल्ली हुआ, केंद्रक का भी झिल्ली हो, तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि क्या केंद्रिका का भी झिल्ली होता है? तो केंद्रिका का झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। केंद्रिका का झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे कि इसका झिल्ली नहीं होता है। तो केंद्रिका समझ लिए, ठीक है। इसी के अंदर भी क्रोमोजोम वगैरह आ जाते हैं। इसी में अंदर में क्या चीज़ आ जाते हैं? क्रोमोजोम्स वगैरह, ठीक है। क्रोमोजोम की संख्या, ठीक है, वो तो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर वगैरह में पढ़ लेंगे क्रोमोजोम के बारे में। ऐसे जान लीजिए कि क्रोमोजोम जो होता है ये जोड़ा में है, हम लोगों में जोड़ा में पाया जाता है क्रोमोजोम्स, और हम लोगों में 46 क्रोमोजोम है। यानी 46 कहने का मतलब 23 जोड़ा क्रोमोजोम है, ठीक है। तो क्रोमोजोम हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। और क्रोमोजोम जो होता है ये जीन्स के जीन्स होते हैं, इसमें क्रोमोजोम का भी बनावट होता है, ठीक ना। तो क्रोमोजोम में क्या चीज़, क्रोमैटिन वगैरह होते हैं कई चीज़, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। क्रोमोजोम के बारे में हम लोग तो दूसरा चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कि क्रोमोजोम इस तरीक़ा का आकार होता है, ठीक है। क्रोमोजोम्स, ठीक है। क्रोमोजोम्स के अंदर अगर देखें ध्यान से तो इसको और जूम करेंगे तो क्रोमोजोम्स के अंदर पाया जाता है DNA,
DNA। और DNA को और जूम करें तो उसी में से निकल करके आता है जीन्स। क्या निकल के आता है? जीन्स। तो इसका सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? जीन्स हो गया। क्रोमोसोम का सबसे छोटा इकाई जीन्स बोलिए, या DNA का छोटा इकाई जीन्स बोलिए। तो जीन्स से ही कौन सी बने होते हैं? DNA, DNA से फिर क्रोमोसोम। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे, जो भी चीज़ पढ़नी है। ठीक है, जैसे बच गया कोशिका के प्रकार पढ़ना, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और इसके अंग जो होते हैं, कोशिका के अंग, झिल्ली में कई तरह के अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड्स हो गया। तो वो सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, पार्ट 2 में। जब तक के आप लोग को अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।